ನಾವು ನಿತ್ಯ प्रधान जी, सम्मानित मंच, इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य, मेहनतकश किसान भाइयों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आकर के मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। मुझसे पूर्व नारे लगाए जा रहे थे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये लड़ाई केवल किसान और मजदूर की नहीं है। आज समूचे राष्ट्र के लोग मौजूदा शासन तंत्र से दुखी हैं, परेशान हैं। और परेशान लोग जनतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष में कूदे। जब कभी भी इस देश पे कोई आपदा आई, विपदा आई, मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों ने हर प्रकार की दिक्कत और मुश्किलात को बर्दाश्त करके संघर्ष में कूद करके सरकारों का पतन करने का काम किया। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का 78वां जन्म दिवस मनाने के लिए इस कृषि प्रधान देश के किसानों ने दिल्ली की बोट क्लब में एक विशाल सभा का आयोजन किया था। स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी उस वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी भाई ने चौधरी देवीलाल जी को टेलीफोन करके कहा कि आप उस सभा में नहीं जाएंगे। चौधरी साहब ने कहा कि ये सभा इस मेहनतकश देश के कृषि प्रधान कृषकों की तरफ से बुलाई गई है और हमारे महान नेता चौधरी चरण सिंह का 78वां जन्म दिवस मनाने के लिए हरियाणा प्रदेश की तरफ से न सिर्फ लाखों की संख्या में लोग आएंगे, बल्कि इस देश के किसान के उज्जवल भविष्य के लिए 78 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश की तरफ से चौधरी चरण सिंह को भेंट किए जाएंगे। मोरारजी भाई ने कहा कि अगर आप उस सभा में जाओगे तो फिर आपको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। चौधरी साहब का एक ही उत्तर था, मैं किसान पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में हूं। मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है, मुझे इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य, किसान से बहुत प्यार है और मैं उनके अधिकारों के लिए, प्रधानमंत्री का पद तो बहुत छोटी बात है
अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। तो सभा विशालतम सभा थी, विश्व के स्तर पर बहुत कामयाब सभा थी, और जहां चौधरी चरण सिंह को सम्मान प्रदान करने का काम किया, वहीं उस सभा में निर्णय लिया गया कि इस कुशासन का अंत करने के लिए मजबूत विपक्ष का बनाना बड़ा जरूरी, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग अपनी विचारधारा के मुताबिक एक मजबूत संगठन बनाने में सफल हो पाए थे, और उसका सुखद परिणाम ये निकला कि उस कुशासन का अंत हुआ और मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों के हाथों में सत्ता आई। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। लेकिन गलत हाथों में जब सत्ता आ जाती है तो फिर सत्ता में बने हुए लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जनता तो अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए सरकार के चक्कर लगाती, लेकिन चुनी हुई सरकार लोगों की बात पर जब ध्यान नहीं देती तो फिर वो लोग बगावत का झंडा बुलंद करते हैं। मौजूदा शासन काल में लोगों से वायदे बड़े किए गए थे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसकी मांग मानी जाएगी, उसे सुविधा प्रदान की जाएगी। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और किसी मित्र से मिलने के लिए मैं जिस सड़क से गया उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने वो खिड़की देखी जो सोनी पड़ी थी, कोई आदमी नहीं था। मैंने लोगों से पूछा तो मुझे बताया गया कि यहां किसी की शिकायत सुनी नहीं जाती, इसलिए लोग शिकायत करने आते ही नहीं। आप लोगों के सहयोग और समर्थन से एक दफा हमें भी सरकार बनाने का अवसर मिला था। हमने उस गलत परंपरा को बदल दिया। हमारे शासन काल में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार एक एक गांव में जाती थी कि नहीं जाती थी, और जो मांग गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती वो मांग हाथ की हाथ पूरी की जाती थी कि नहीं की जाती थी। सिर्फ लोगों की तरफ से मांगी हुई बात ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करना सरकार की जिम्मेवारी थी। हमारा ये देश 36 जात के लोगों का देश, हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान भारतवर्ष में।
हम अपने तीज त्योहार, ईद सब इकट्ठे मिलकर के मनाते हैं। इफ्तार की दावतें पहले बड़ी कोठियों और बंगलों में मनाई जाती थी। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस नीति को बदल दिया था। वो इफ्तार की दावतें हम खुले मैदान में किया करते थे। लाखों लोग जात पात के जैर से अलग थलग रह करके इकट्ठे भोजन करते थे, विचार विमर्श करते थे। मुझे अफसोस है कि अब के इफ्तार की दावत हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस कोरोना की वजह से पाबंदियां लगी हुई थी कि 50 आदमी से ज्यादा कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। हमारी मजबूरी थी, हम उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन अल्लाह ताला की मेहर है, उनकी कृपा से आज समूचे राष्ट्र के सतर पर भारी बारिशें हुई हैं, अच्छी फसलें होंगी। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने इस किस्म के कानून बना दिए कि किसान अपने उत्पादन के सही दाम वसूल नहीं कर पाए। मंडियों में किसान का अनाज बिक नहीं रहा है, और अगर किसी का थोड़ा बहुत बिक जाए तो उसके पैसे नहीं मिल रहे। किसान अपना उत्पादन मंडियों से वापस घरों को लेके जा रहे हैं। उनको बहुत पीड़ा है इस बात की, लेकिन सरकार के कानून इस किस्म के हैं। इस मौजूदा सरकार को जनहित के कामों से कोई सरोकार नहीं। ये तो लुटेरे वर्ग के लोगों का एक गिरोह है, जिनका दाव लग गया, आज वो हुकूमत के मालिक बन गए हैं। और वो ऐसे कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश के लोगों का मेहनत का पैसा, मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, ये कोई अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं, उनके पास जाता है और उनसे ये सीधा पैसा लूट के खा रहे हैं। चुनाव के दौरान अखबारों में समाचार छपते हैं कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना पैसा मिला, और उसमें सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नाम निकलता है, क्योंकि लूट का पैसा वो सारा अपने तरीके से ले रहे हैं। देश की हालत बहुत खराब है। मैं उस काले कानून का विस्तार से जिक्र करूंगा, समय लग जाएगा। आप तो स्वयं भुगत भोगी हैं और पिछले 8 महीने से लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देने आया हूं। कि आपके संघर्ष की वजह से निश्चित रूप से ये काले कानून समाप्त होंगे। नया विकल्प उभर करके आएगा। इस देश में सबसे बड़ी सफलता आपको एक बात की मिली है कि जो राजनीतिक पार्टियां जात पात का जहर फैला करके हमें लड़ा करके सत्ता पे कब्जा जमाने में सफल हो जाते थे,
आप लोगों के संघर्ष ने उनके मुंह पर एक करारी चपत मार दी। आज ये संघर्ष केवल किसान का नहीं है, आपके संघर्ष के साथ इस देश के 36 जात के लोग जुड़े हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग इकट्ठे हैं और इस देश से जात पात का जहर समाप्त करने के लिए आप मजबूती से खड़े हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस भ्रष्ट सरकार का अंत होगा, आपकी मनचाही सरकार बनेगी और फिर भारतवर्ष समूचे विश्व के स्तर पर एक अग्रणी देश होगा, जहां मेहनतकश लोगों को उनके हक की कमाई का उपयोग करने का मौका मिलेगा। कल 22 तारीख को पार्लियामेंट के चुने हुए मेंबर जो इस कानून के विरोधी हैं, वो पार्लियामेंट में जाएंगे, आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इन गलत कानूनों को विड्रॉ करे और नए सिरे से आपके हित के कानून बनाएं। इसलिए आप हौसला रखें, सफलता निश्चित रूप से आपके चरण चूमेंगी। इस देश में मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों की सरकार बनेगी और जब सरकार आपकी बनेगी तो ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, हमारे छोटे से शासनकाल में 3600 बच्चों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की सजा हुई थी। राज बनाना तो आपका काम है, लेकिन मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं कि सरकार निश्चित रूप से आपकी बनेगी और अब के जब सरकार आपकी बनेगी तो हर पढ़े लिखे युवक को हम सरकारी नौकरी देंगे। उसमें कोई जात पात, धर्म, मजहब का दखल नहीं होगा। किसी पढ़े लिखे युवक के मां बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को नहीं मिलेगी। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे इसके लिए बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। आज तो मैं भाषण देने नहीं, आपको बधाई देने आया हूं कि जिस ढंग का संघर्ष आपने किया उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि देश के हर हिस्से से आए हुए किसानों को हर प्रकार की सुविधा आपने प्रदान की, उसके लिए जितनी बधाई दी जाए थोड़ी। उर्दू का एक मुहावरा है, हिम्मतम मर्दे मददे खुदा, कि जो आदमी हिम्मत करेगा, हौसला करेगा, उसकी परमात्मा मदद करेगा। तो आप हौसले से डटे रहो, मजबूती के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहो। निश्चित रूप से आने वाला कल आपका होगा, केवल हरियाणा प्रदेश में नहीं, समूचे राष्ट्र के स्तर पर आपकी मनचाही सरकार बनेगी।
हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर। चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। उसके लिए उन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनके नक्शे कदम पर चल रही है। हम उनके स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं, हम हर दुख और तकलीफ में आपके साथ खड़े हैं। आप अपने आप को अकेला और निराश न समझें। ये समूचा देश आपके साथ होगा। इन लुटेरों की सरकार का पतन होगा और निश्चित रूप से इस देश में मध्यावधि चुनाव होंगे, क्योंकि ये फर्जी गठबंधन की सरकार टूट जाएगी। जो स्वार्थी किस्म के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्ता पक्ष की मौज लूटने के लिए गए थे, आज उनकी बहुत फजीती हो रही है। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मजबूती से डटे रहो, लड़ाई लड़े रहो। सफलता आपके चरण चूमेंगी। मेहनतकश किसानों के हाथ में इस देश की अनाने हुकूमत होगी, राज सत्ता होगी और फिर इस कृषि प्रधान देश के किसान का भविष्य उज्जवल होगा। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप सब लोग इस मामले में मजबूती से चलेंगे। किसान सम्मेलन के माध्यम से जब आपको सफलता मिलेगी, सरकार आपकी बनेगी, तो फिर सरकार को चलाने की सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। आपके बच्चे जब अच्छे पदों पर होंगे तो फिर वो गांव के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे काम करेंगे, एक नहीं करेंगे, तो फिर गांव का चौमुखी विकास होगा। कृषि प्रधान देश का किसान खुशहाल होगा। समूचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष के किसान का नाम होगा। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप लोगों की मेहनत का निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। हर संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं, पीछे नहीं होंगे, हम अगली कतार में होंगे। इसके लिए कितनी भी दिक्कत और मुश्किलात आए, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। इतनी भारी संख्या में आप लोग संघर्ष में जूझ रहे हैं, मैं आपको बधाई देने आया हूं। वहां आप सबकी खुशी में शामिल होने के लिए कुछ खुशी का मिष्ठान भी आपको खिलाने आया। आपके जो जिम्मेवार साथी हैं, कौन है? हम उन जिम्मेवारों को मेरी पार्टी की तरफ से लड्डू भेंट करके जाऊंगा। लड्डू शुभ माना गया है, इसलिए आप सभी साथी लड्डू खा के जाएंगे और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष का संकल्प लेकर के उन सभी नाराज साथियों को वापस पार्टी में शामिल करने का प्रयास करेंगे। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं,
किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो, सफलता निश्चित रूप से आपके चरण चूमेगी। मैं आपको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा, निश्चित रूप से आपके संघर्ष की वजह से आपको सफलता मिले और इस कृषि प्रधान देश का भविष्य उज्जवल हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।